दोस्तों, ये वो 50 सवाल हैं जो पिछले सालों में टीए आर्मी एग्ज़ाम में आए थे। अगर आप इनमें से 40 सॉल्व नहीं कर पाएँ तो सिलेक्शन मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। अब चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या है देख लीजिए और अपने आंसर को तो मैच करिएगा ही। और आंसर के बाद जो कुछ भी मैं नोट बताऊंगा ना, सभी के नोटबुक में होना चाहिए वो सारे पॉइंट, अगर नहीं पता है तो, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बताता हूँ और आपको सारे पॉइंट पता होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आपका 100% सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट नोट करने वाली बात है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा आप लोगों को। यहाँ पर हमारा जो संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था? अपनाया गया था 1949 में, लेकिन लागू हुआ था ये 1950 में। और कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और तभी से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, माफ़ कीजिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान लीजिए। सरदार भाई पटेल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। ये भी नोट कर लीजिएगा, भारत का बिस्मार्क का कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा यहाँ पर, और आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आना चाहिए। अरब प्रायद्वीप जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी पेनिनसुला है, जिसके अंदर में क्या आता है? कुवैत आता है, ओमान आता है, कतर आता है, सऊदी अरब आता है। ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप के अंदर ही आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा के गति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो आपका उपकरण होता है वो होता है एनीमोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। अगला है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। गुगली खेल, यहाँ पर ऑप्शन में सभी देख लीजिएगा आप लोग, और एक भी आप लोग आंसर गलती मत करिएगा। और जिनको नहीं पता होगा आप लोग 100% नोट बना के रिविज़न करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। और साथ साथ में आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने वीरपथ के एप्लीकेशन पर, ठीक है, वीरपथ के एप्लीकेशन पर टेस्ट बना दिया है, और वहाँ से जाके 100% जो भी मेरा क्लास देख रहे हैं सभी के पास ये टेस्ट होना ही चाहिए। टेस्ट का प्राइस 110 है। ठीक है, और किसी को दिक्कत होता है ज्वाइन करने में तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आया है, यानी क्रिकेट आया है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन आपका यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि इराक की राजधानी क्या है। इराक की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा, जितना दिया गया है ना सारा क्या है, राजधानी है कोई न कोई कंट्री का। अगर आपको सभी पता है तो वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता है तो कम से कम इसका आंसर देख लीजिए, और आंसर के बाद मैं सारा चीज़ मैं बता दूंगा सभी कौन कौन सा ये आपका कंट्री का कैपिटल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बगदाद जो है ये इराक का राजधानी है। क्या है? बगदाद जो है इराक का राजधानी है। अब देखिए तेहरान जो है ना किसका राजधानी है। तो तेहरान जो है ना ये आपका ईरान का राजधानी क्या है,
ईरान का राजधानी क्या है? तो तेहरान है। अमान किसका है? अमान जो है ना जॉर्डन का, क्या है? जॉर्डन का राजधानी क्या है? अम्मान है, याद कर लीजिएगा। और अस्ताना किसका है? तो अस्ताना जो है ना ये आपका कजाकिस्तान का है। किसका है? कजाकिस्तान। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कजाकिस्तान, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी आपको ये पॉइंट याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये इस क्वेश्चन के लिए मैंने कई बार बता दिया गया है, इसमें से एक एक पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर आंसर के अलावा बताऊँगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अपना आंसर कमेंट में कीजिएगा कि जीके में आपने कितना क्वेश्चन किया है, ठीक है, और जीएस यानी कि जनरल साइंस में कितना क्वेश्चन किया है, और मैथ में कितना क्वेश्चन किया है। आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, अलग अलग यहाँ कमेंट करिएगा, या फिर आप मेरे साथ क्वेश्चन को आंसर साथ साथ लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1885 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में, यानी कि आज के टाइम में उसके मुंबई कर दिया गया है नाम। क्या कर दिया गया है? मुंबई कर दिया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा स्थापना हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। क्या था? एओ ह्यूम के द्वारा यह स्थापना किया गया था। इसके फाउंडर कौन थे? यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन थे? तो फाउंडर थे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के एओ ह्यूम के द्वारा। और ये कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, याद कर लीजिएगा, बॉम्बे यानी कि मुंबई, ठीक है ना। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, क्या थे? इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर सभी लोग देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? बनर्जी, ठीक है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, देखिए यहाँ पर पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था आपका मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था, याद कर लीजिएगा। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। अभी के टाइम में इसको कोलकाता कहा जाता था, पहले कहा जाता था कलकत्ता। क्या कहा था? कलकत्ता कहा जाता था, ठीक है ना। और ये इसका अधिवेशन कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। सभी पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था, और ये कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ठीक है ना। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो यहाँ पर सैयद बदरुद्दीन थे। कौन थे? सैयद बदरुद्दीन, याद कर लीजिएगा सभी लोग। तैयबजी, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट इसमें जान लीजिए और सैयद बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में, ठीक है ना। ये थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? फर्स्ट FIRST, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। कौन थे? मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ इसलिए बताया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि सैयद बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर और भी पॉइंट कई सारे इसमें हैं, मैंने कई सारे क्लास में बता दिए हैं, आप मेरे सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, सामवेद। सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का स्रोत कहा जाता है, यानी कि सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। कौन से वेद को? तो सामवेद को कहा जाता है। और ऋग्वेद वाला वेद जो है कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद जो है ना देवताओं के लिए है, देवताओं के लिए समर्पित है। इसमें क्या भजन है, स्तुति है, सब किस में है? तो ऋग्वेद में है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर विश्व बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय एक ही जगह है, एक ही सिटी में है। तो यहाँ पर विश्व बैंक तो याद ही कर लीजिएगा, यहाँ पर जिसको पता होगा। और आप भी याद कर लीजिए इसमें कि IMF का भी मुख्यालय वहीं है। क्या है? IMF का भी मुख्यालय वहीं पर है। ठीक है, तो IMF और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में, वाशिंगटन DC। जिन बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल यहाँ पर आंसर उनका करेक्ट हो जाता है। और जिनेवा में किसका है? WHO, WTO,
का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये उनका भी जिनेवा में है। ठीक है, यहाँ और भी है, न्यूयॉर्क में भी है। चलिए आप एक दो पॉइंट याद कर लीजिएगा, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप जो है ना, कौन से शासक ने निर्माण करवाया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने, अशोक महान। ठीक है, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये क्या है, बौद्ध परिसर है। क्या है, सांची का स्तूप जो है ना बौद्ध परिसर है। और ये कहाँ पर है, और ये कहाँ पर है, तो ये जो आपका है MP में है। कहाँ पर है, तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये सांची का स्तूप जो है ना कहाँ पर है, तो ये MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है, एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, वहाँ पर है। ठीक है ना, सांची का स्तूप, तो याद कर लीजिएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये आपका है। सांची का स्तूप किसने करवाया था निर्माण, तो ये अशोक ने करवाया था। और कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि राष्ट्रपति जो है ना, ये आपका CAG का नियुक्ति करता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और अभी के जो करंट में कौन है यहाँ पर, CAG। आपके करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास में बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे। तो यहाँ पर करंट अफेयर में क्या आ जाएगा, करंट जो CAG है ना कौन है। ठीक है, तो करंट में CAG जो है ये आपका संजय मूर्ति हैं। कौन है, संजय मूर्ति। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर संजय मूर्ति। ठीक है ना, संजय मूर्ति अभी के करंट CAG हैं। ठीक है ना, तो एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा करंट अफेयर में, अगर नहीं पता होगा तो। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है। डांसिंग गर्ल का जो मूर्ति मिला था ये कौन से सभ्यता से संबंधित है यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी पॉइंट को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है डांसिंग गर्ल का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड किस भारतीय त्यौहार के दिन हुआ था। जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था ये किस भारतीय त्यौहार के दिन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, जो हो जाएगा बैसाखी। क्या हुआ था, 13 अप्रैल, ये 13 अप्रैल को हुआ था और ये 1919 को हुआ था। ये आप इसमें भी याद कर लीजिएगा, कब हुआ था, 1919 में हुआ था। याद कर लीजिएगा आप लोग, ये आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है, तो पंजाब में है। तो सभी पॉइंट को देख लीजिएगा, ये कौन से स्टेट में हुआ था, तो पंजाब में हुआ था और बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरता है। देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा जो है कौन से महाद्वीप से, यानी कौन से कॉन्टिनेंट से होकर नहीं पास करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, यूरोप से होकर पास नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा आपका आंसर में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एशिया से होकर गुजरता है, दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है और अफ्रीका से होकर गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो पॉइंट भी देख लीजिएगा इसमें। यहाँ पर इसमें मैंने हटा दिया था, बाद बाकी ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी ऐड कर दिया है। ठीक है ना, ये आपका जो TA आर्मी का टेस्ट है ना, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, उसमें मैं सारा डिटेल में मैंने बता दिया है। तो टेस्ट में मैंने ज़्यादातर कोशिश किया है कि एक्सप्लेन करने का। तो सभी बच्चों के पास वीरपथ के एप्लीकेशन में TA आर्मी का टेस्ट होना ही चाहिए, सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे है कि पुस्तक हिंद स्वराज की किसने लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, हिंद स्वराज लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका B आंसर हो जाएगा। ये कब लिखा गया है, ये लिखा गया था 1909 के ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1909 ईस्वी में लिखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जलधारा है, यानी जहाँ पर दोनों कंबाइन होता है, ठीक है ना, उस धारा को किस नाम से जाना जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघना जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गंगा को बांग्लादेश में किस नाम के से जाना जाता है, देख लें यहाँ पर बांग्लादेश में, यहाँ पर गंगा मैं लिखता हूँ, यहाँ पर गंगा, इसको कहा जाता है मेघना कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, नोट कर लीजिए पद्मा। पद्मा कहाँ कहा जाता है, तो ये बांग्लादेश में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, यहाँ पर इसको इंग्लिश में ही लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर गंगा क्या है, गंगा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा। और ये कहाँ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बांग्लादेश में। क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, गंगा को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो मेघना कहा जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है, यहाँ पर उसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना। बांग्लादेश में उसको जमुना कहा जाता है। क्या कहता है, जमुना कहा जाता था, याद कर लीजिएगा, मैंने गलती बोल दिया। और दोनों मिलकर क्या बनता है, तो मेघना नदी का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पर कि इंसुलिन हार्मोन के स्राव में किस खनिज का स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है ना, जब स्राव होता है ना, तो कौन सा खनिज की आवश्यकता होता है, तो ये ज़रूरत होता है विटामिन डी यानी क्रोमियम का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ना, ये आपका हॉकी है। लेकिन याद कर लीजिएगा, हॉकी को ऑफिशियली नहीं कहा गया है, ऑफिशियली ये राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इतना लोकप्रिय है भारत में, इसलिए उसको राष्ट्रीय खेल मान लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि शॉर्ट कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है, शॉर्ट कॉर्नर खेल जो है ना, कौन से खेल से संबंध रखता है, तो शॉर्ट कॉर्नर बोले या फिर कॉर्नर पेनल्टी। क्या कर लीजिए, कॉर्नर पेनल्टी भी याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, कॉर्नर, ठीक है ना, कॉर्नर पेनल्टी, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। कॉर्नर पेनल्टी बोले या फिर शॉर्ट कॉर्नर बोले एक ही है। कहीं कहीं पर आप एग्जाम में कॉर्नर पेनल्टी के भी नाम से आ जाएगा, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है ना, ये आपका है कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1862 में हुआ था। कब हुआ था, 1862 में हुआ था। देखिए यहाँ पर 1862 में आपका मद्रास हाई कोर्ट भी और बॉम्बे हाई कोर्ट भी स्थापना हुआ था। देखिए यानी कि तीनों हाई कोर्ट जो है ना 1862 में ही अपनाया गया, ये स्थापना हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 में है, लिख भी देता हूँ यहाँ पर 1862, यहाँ भी 1862। लेकिन उनमें सबसे पहला जो स्थापना किया गया था, ये कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। क्यों, कब किया गया था, 1 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था, 1 जुलाई 1862 को। और ये 1862 में हुआ था 14 अगस्त को। कब हुआ था, तो यहाँ पर ये बॉम्बे हाई कोर्ट का 14 हुआ था, 14 अगस्त को। क्या हुआ था, 14 अगस्त को ये हुआ था। ठीक है, और ये 15 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त को हुआ था, याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कौन सा आपका हाई कोर्ट स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट स्थापना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट इसमें और देख लीजिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो पहला आपका क्षेत्र आता है वेस्ट बंगाल। क्या आता है, वेस्ट बंगाल। और दूसरा आपका कौन सा आता है, तो अंडमान निकोबार, याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार इस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि बल का CGS मात्रक क्या है। यानी अब क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइंस से, ठीक ना, साइंस क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अब आपका जीके में कितना क्वेश्चन आया है ना, आपका करंट सही हुआ है, आप मुझे कमेंट जरूर करिए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा पॉज ले लीजिएगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद अब यहाँ पर साइंस में कितना क्वेश्चन आएगा ये भी आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, बल का CGS मान कितना होता है, मात्रक क्या है, तो बल का जो CGS मात्रक होता है ये होता है डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे है कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त 2 गैस कौन सी है, 2 मेन गैस जो है ना, गैस वेल्डिंग जब किया जाता है तो उसमें कौन सी 2 गैस मुख्य रूप से होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन होता है और एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन 2 गैस होता है, गैस वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है आपका, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंग जो है ना, यानी कि नेचर ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? इसका होता है अनुदैर्घ्य होता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइफाइड जो है ना, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। आगे दिया गया है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडा यानी कि बेकिंग सोडा को किस नाम से जानते हैं? इसका सूत्र क्या है? इसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसको कहा जाता है, पहले देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला जो होता है, ये होता है NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया गया है आपका, 1 हॉर्स पावर में किसके बराबर होता है? कितना होता है? कितना आपका वॉट होता है? वॉट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है आपका, ये आ जाएगा। या डायरेक्टली आपका जैसा क्वेश्चन है वैसा ही दिखेगा आपको, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो होता है ना, ये बराबर होता है आपका 746 वॉट। देखिए क्यों, मैंने कि यहाँ पर जूल भी दिया गया है, यहाँ पर न्यूटन भी दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है वॉट, क्योंकि देखिए पावर का, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वॉट ही होता है। क्या होता है? याद कर लीजिए, यहाँ पर वॉट होता है, ठीक है ना, शक्ति का। इसीलिए यहाँ पर वॉट में ही देना है आप लोगों को, जूल मत कन्फ्यूज करेगा। 746 ही नहीं, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पावर का जो मात्रक होता है ना, ये आपका वॉट होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। आगे दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए मेरे साथ में। यहाँ है कि 1 किलोमीटर प्रति, यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर प्रति आवर में किसके बराबर है? यानी आपको लिखना है मीटर पर सेकंड में लिखना है, ठीक है। तो एक में आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर, इसको सॉल्व भी कर लीजिए। 1 किलोमीटर, मैंने आपको मैथ में भी क्वेश्चन बताया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए उसमें 5/18 से गुना करना पड़ता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 5/18 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे मैं कि मैथ में जब भी आएगा ना, ये आपको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, कोई आपका डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं इसको समझा ही देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर कैसे होता है, याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। और कितना सेकंड होता है? तो आपका 60 सेकंड होता है। यानी 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड होता है। कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। आप कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 2 से काट, 2 पंचे 10, 2 18, यानी कि 5/18 क्या बन गया? मीटर पर सेकंड बन गया ना, क्योंकि ऊपर में मीटर हो गया, नीचे में सेकंड हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस यही था और कुछ नहीं था इसमें। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को से हमारी रक्षा करती है? यानी कौन सा जो गैस है, ठीक है, कौन सा जो लेयर है, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमको पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, ओजोन, ठीक है। आगे है आपका, मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना, कहाँ से स्रावित होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से ये स्रावित होता है, ठीक है। जो क्या करता है थायराइड ग्रंथि?
ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है? तो आपका थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि किस दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। कौन से दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि सभी सूर्यकिरण को एकत्रित करके एक बिंदु पर लेकर चला जाता है। क्या है? एक बिंदु पर ले जाता है। इसका तापमान कितना डिग्री तक? 35 डिग्री तक तापमान ये कर सकता है, उसका बना सकता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में है कि ध्वनि की गति सबसे कम किस में होती है। ध्वनि की गति जो है ना सबसे कम किस में होता है? तो ध्वनि का गति सबसे कम होता है आपका हवा में होता है। किस में होता है? हवा में होता है। सबसे कम किस में होता है? हवा में होता है। लेकिन वही बात, सबसे अधिक किस में होगा? सबसे अधिक किस में होगा? तो सॉलिड में होगा। सबसे अधिक किस में होगा? तो सॉलिड में होगा। दूसरे नंबर पर किस में होगा? तो आपका लिक्विड में होगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड में हो जाएगा। और तीसरे नंबर में क्या आता है? गैस में आता है। गैस कौन सा है? हवा गैस ही है ना। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो आपका ध्वनि का गति होगा वो सॉलिड में होगा। ठीक है, यानी कि स्टील में हो सकता है। उसे कम किस में होगा? लिक्विड में होगा। सबसे कम किस में होगा? तो गैस में होगा, यानी कि हवा जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस अंग को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, यानी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। कौन से अंग को? तो ये कहा जाता है यकृत को, यानी लीवर को। लीवर को क्यों क्या कहा जाता है? केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है। कौन सा विटामिन? यहाँ पर अपने आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ पर जिसको क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। आपने पढ़ा था यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन को कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी कमी से क्या होता है? स्कर्वी भी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। और ये घाव भरने में हेल्प करता है। क्या करता है? घाव भरने में हेल्प कौन सा विटामिन करता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। आपने पढ़ा था यहाँ पर। अब यहाँ पर साइंस में कितना क्वेश्चन आपका आंसर आपने सही करा है ना? साइंस में आप लोग कमेंट जरूर करिए यहाँ पर। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन के लिए, यानी जीके में कितना करा है और साइंस में कितना करा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आपके लिए आएगा मैथ का क्वेश्चन आएगा। तो मैथ के क्वेश्चन से डरना नहीं है। ठीक है ना, डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको मैथ में से कम 15 क्वेश्चन आपके लिए मैथ का आएंगे। ठीक है ना, तो 15 क्वेश्चन में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं आपको मैथ में। ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या कर रहा है यहाँ पर? ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यानी कि ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में और सी काम करता है 15 दिन में। तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दिया आसानी से। कोई एलसीएम के तरीके से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो आप बनाते हैं वही आपका है। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। 1/10 कर दीजिए, प्लस में 1/12 कर दीजिए, प्लस 1/15 कर दीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों निकाला कि ए अगर 10 दिन में कर सकता है ना, तो उसका एक दिन काम कितना होगा? 1/10 होगा। ठीक है ना, और वही बात बोलूँगा कि उसका पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इसका उल्टा कर दूंगा मैं। 10 दिन समझ लीजिएगा आप यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करिए इसको। 10, 12, 15 तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 60। अब देखिए 10 छक्के 60, 6 आ जाएगा यहाँ पर। 12 पंचे 60, यहाँ 5 आ जाएगा। 15 चौका 60, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 4, 15। 15 बटा में कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी कि काटेंगे ना इसको तो देखिए 15 का 15, 15 चौका में 60, यानी 1/4। अब तो तीनों मिलकर एक दिन का काम है ना, तो यानी कि कुल कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। यानी कि 4 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। और भी इसका तरीका है, लेकिन कंसेप्ट इसका यही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है। और एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि वीरपथ के एप्लीकेशन पर ना, ठीक है ना, मैथ का भी कोर्स दिया गया है। तो मैथ का भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिए। यदि सीपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना है? यहाँ पर देख लीजिए अनुपात दिया गया है ना, सीपी यानी कि क्रय कॉस्ट प्राइस, और एसपी का दिया गया है आपका 5:6 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा? मान लेता हूँ मैं 5 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा।
इससे हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे ना। इसे प्रॉफिट कितना निकाल लेंगे, यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। कब, जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तब। घटा दीजिए यहाँ पर 1, यानी आपका प्रॉफिट कितना हो गया, तो 1 रुपया प्रॉफिट आपका हो गया यहाँ पर। अब क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और इंटू कितना होता है, 100 होता है। अब उसको सॉल्व करिए। यहाँ पर प्रॉफिट है 1, नीचे में आपका दिया गया है कितना, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 5, और ये आपका 100 तो रहेगा ही। अब यहाँ भाग लगाएंगे कितना, काट के कितना हो जाएगा, ये काटेंगे ना 5 20, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ समझ जाएंगे कि आपका कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपया होगा। अब जैसे 1 रुपया प्रॉफिट होगा ना, तो 1 बटा में क्या करेंगे, 5 कर देंगे, आप बटा में 100 कर देंगे, डायरेक्टली आपका 20% निकल गया। इसमें बिल्कुल ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, 5 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब आगे दिया गया है कि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है डिफरेंस क्या है, यहाँ दोनों का डिफरेंस क्या है। जब आपको टाइम कितना दिया गया है, 2 ईयर दिया गया है, ठीक है, और आपको रेट कितना दिया गया है, तो 5%, और आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है 4000 दिया गया है। इसे क्या निकाल लीजिएगा आप लोग, इसको निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। किसका निकालना है, यानी डिफरेंस किसका, तो CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका SI का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला में, 2 इंटू में R बटा में 100 के पावर में 2। यहाँ पर P यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 4000, इंटू में रेट कितना दिया गया है, 5% ना, 5/100 के पावर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर क्या है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 4000 गुना में 5 बटा में 100 गुना में 5 बटा में 100, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल आपका हो गया, 5 दूना में 10, 2 दूना में 4, 5 इधर बच गया 2, इधर बच गया आपका 5, यानी 5 दूना में 10। यहाँ अंतर कितना निकल के आ गया, 10 रुपये निकल के आ गया आपका अंतर। यानी कि इसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें आपका फॉर्मूला क्या है, 2 वर्षों का अंतर, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को रट्टा मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर नहीं पता होगा तो रट्टा मार दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ, ठीक है ना, 2 ईयर डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को मेरे साथ लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है। यानी आपको दिया गया ये डायमीटर दिया, कितना दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, ठीक ना, डायमीटर दिया, इतना दिया गया है। तो इसका पूछ रहा है एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, या आपका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है ना, आपका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें डायमीटर बराबर क्या होता है, पहले देख लीजिए। यहाँ पर डायमीटर फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा में। देखिए डायमीटर बराबर क्या होता है, A√2 होता है। तो यहाँ पर ए क्या दिया गया है, ए आपका दिया गया है भुजा, यानी स्क्वायर क्या दिया गया है आपका, ये स्क्वायर का क्या दिया गया है, आपका भुजा दिया गया है, ठीक है ना, भुजा। तो यहाँ पर डी बराबर इतना दिया गया है आपको, तो यहाँ निकालना है आपको, ए निकालना है, यानी कि ना आपको साइड भी निकालना है, भुजा निकालना है ना। यहाँ पर कह सकता हूँ मैं, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी बटा में √2 हो जाएगा, यानी कि डायमीटर बटा में √2 हो जाएगा। अब देखिए आपका ए का वैल्यू निकल गया, तो आपको डी कितना दिया गया है, डी दिया गया है 10√2 ना, यानी कह सकता हूँ 10√2 बटा में √2, ठीक है ना। अब देखिए रूट से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा ना। यानी कि आपका कितना निकल गया, आपका साइड कितना निकल गया, भुजा कितना निकल गया, तो 10 आप निकल गया आपका। अब इस फार्मूले पर लगा दीजिए आप लोग। अब देखिए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, यानी 10 गुना में 10 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि आपका हो जाएगा 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, सी में। यानी इसमें आपका 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला पॉइंट आपका था, देख लीजिए यहाँ पर, जो आपका एरिया ऑफ ए स्क्वायर फार्मूला पता होना चाहिए, जो होता है ए स्क्वायर। और आपका डायमीटर, ये आपका डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर बराबर में होता है क्या, ए, यानी कि आपका भुजा इंटू में √2 होता है। इसे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसे हमने निकाल लिया ए निकाल लिया, यानी कि साइड निकाल लिया है इसका, यानी भुजा इसका निकाल लिया।
भुजा बराबर कितना हो जाएगा, डी बटा में 2 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना दिया गया आपका, इतना दिया गया है 10√2 दिया गया है, √2 है, यहाँ √2 से √2 मैंने काट दिया, क्या बच गया 10 निकल गया, यानी कि साइड कितना निकल गया आपका 10 निकल गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला पता था आपको, एरिया ए स्क्वायर होता है भुजा में, ए का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 100 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अब यहाँ आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को कितने देर में पार करेगी। जब कोई ट्रेन अगर एक खंभे को पार करता है तो वह अपनी दूरी के बराबर में दूरी तय करता है, अपनी लंबाई के बराबर में दूरी तय करता है, ठीक है। जितना ट्रेन का लेंथ होगा ना उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपको पता चल गया ना, कितना पता चल गया, 300 मीटर क्या है उसका डिस्टेंस है, और इसका स्पीड कितना दिया गया है, तो 54 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर में है तो नहीं होगा ना, आपको इसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, तब आप क्या निकालेंगे, तब आप निकालेंगे टाइम। टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो यहाँ पर पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 18 तिया में 54 और 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कितना निकल के आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करके 15 मैंने कर दिया। आपका क्या निकालना है, टाइम, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड, यानी आपको दिया गया डिस्टेंस कितना दिया गया 300 और आपको स्पीड कितना निकल गया, स्पीड निकल गया आपका 15, यहाँ निकल के आ जाएगा 20, यानी 20 सेकेंड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। इसमें 3 ही फार्मूला आता है, 3 ही फार्मूला आता है, डिस्टेंस का, आपका स्पीड का और टाइम का फार्मूला आता है बस। उसमें भी आपका एक लोग ये फार्मूला याद कर लेंगे ना, डिस्टेंस का फार्मूला याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, तो एक ही फार्मूला से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, यह आपको पता भी होगा, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर कीजिएगा, 41 का आंसर कीजिएगा, 41 क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा और इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का एडिशन है तो आप लोग कमेंट सभी कीजिएगा इसका आंसर ऑप्शन में, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ आगे आ जाइए, अब यहाँ दिया गया है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में। अब एक्स क्यूब बराबर में कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 729 दिया गया ना, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका ऐसे करते हैं ना लोग, ऐसे करते हैं 729, यानी कि इसको 3 भाग में करना है, 3 बराबर भाग में करना है, तो एक पार्ट निकाल लेंगे। यानी इसको देख लीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं 9 गुना में 9, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। अब 3 दिया गया ना, 3 में से 1 निकालना है ना, तो आपका 9 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखिए अब ये सब क्वेश्चन को ना आपको गौर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है कि आपको कभी कभी कन्फ्यूज में क्या आता है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम में क्या निकालना है, जब भी आपका छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा ना, यानी आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिया रहेगा ना, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम वाले क्वेश्चन पर बनाइएगा। अब यहाँ पर 6, 8, 12 दिया गया ना, अब 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब 6, 8, 12 का एलसीएम जो आपका हो जाएगा 12 दूना में 24 क्या हो जाएगा एलसीएम। हमने कैसे निकाल लिया, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को हमने क्या कर दिया, क्या देखते हैं 6 और 8 काटता है, नहीं काटता है। ये आपको मैंने मैथ के क्वेश्चन में करवा दिया है, ठीक है ना, मैथ के वाले वीडियो कोर्स में मैंने करवा दिया है, बहुत ही आसान से हम लोग निकाल लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आप इसका आंसर आप लोग ऐसे भी करके निकाल लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। इसका एलसीएम 24 निकल के आ गया ना, यानी 24 जो है ना, 24 क्या है, 24 ये 8, 6 और 12 से पूरी तरीके से कट रहा है। अब बोल रहा है कि भाग लगाने पे कितना 3 शेष बचे ना। अब देखिए तीनों से कट रहा है 24, तो 24 में आप लोग अगर जोड़ देंगे ना 3 या 27, यानी 27 में भाग लगाएंगे 6, 8, 12 से, तो शेष क्या बचेगा, हमेशा 3 ही बचेगा ना, क्योंकि मैंने तो पहले ही पता कर लिया था 24 तो कटता है, 24 में 3 हमने ऐड कर दिया, बस आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी में। आगे दिया गया है अगले क्वेश्चन में, यदि x + y बराबर में 10 तो x² + y² बराबर 58, तो बोल रहा है कि यहाँ पर x और y का मान कितना है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से मैं बाद में बनाऊंगा। पहले देख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए x + y का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है,
ठीक है ना। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy फार्मूला होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया गया, 10 दिया गया ना, 10 का स्क्वायर कर लीजिए बराबर में इसका वैल्यू कितना दिया गया, 58 दिया गया ना, 58 कर लीजिए प्लस में 2xy कर लीजिए। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ना, 100 बराबर में 58 प्लस में 2xy, यानी कि अब यहाँ पर 2xy बराबर में मैं क्या कर सकता हूँ, 100 माइनस में क्या कर सकता हूँ 58। अब मैं इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 62 निकल के आएगा ना, 42 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 42 निकल के आएगा 2xy बराबर में। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि 2xy बराबर में कितना निकल के आ गया, 42 निकल के आ गया। तो xy बराबर कितना हो जाएगा, 42 बटा में 2 निकल के आ जाएगा, यानी 21 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ये आपका बी में हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से कैसे बनाता हूँ देख लीजिए, पहले मन ही मन सोचूंगा मैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि दो संख्या, ऐसा संख्या पता करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए आपका 10 आ जाए, ठीक है, जब जोड़ने पर 10 आपका आ जाए और उसी संख्या का स्क्वायर करने पर आपका 58 आ जाए। ऐसा सोचना है मन में आपको। तो ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। अगर मैं ऑप्शन में सोचूँ, अगर मैं ऑप्शन से मैं डायरेक्टली हेल्प लेता हूँ मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, तो टाइम थोड़ा वेस्ट कम होगा। 21 है ना, देखिए यहाँ पर 7 और 3, ठीक है। अगर मैं 7 मान लेता हूँ यहाँ पर इसको, तो 7 और 3 को जोड़ूंगा 10 हो जाएगा, और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, 7 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा 49, और 3 का स्क्वायर 9, यानी उन दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, स्क्वायर है ना ये, 7 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना, 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 9, यानी कि 58 आ रहा है ना। यानी कि दोनों बिल्कुल मैच कर रहा है ना, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 21 हो जाएगा। ऐसे ही क्या, ऐसे सोचेंगे हम 18 में सोचेंगे। दो संख्या लीजिए आप, कोई सा भी लीजिए दो संख्या जिसको जोड़ने पर 18 आ जाए। देखिए 1 और 9 लेंगे, नहीं आएगा ना, यानी दो संख्या में तो आपका आएगा नहीं कोई भी, 21 तो आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। छोड़ दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। बाद बाकी ये तरीका तो आपका यूनिवर्सल है, ठीक है ना, ये तरीका हमेशा काम करेगा आपका। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर एक बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एज फॉर्मूला होता है। तो पाई का वैल्यू कितना दिया गया है, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 गुना में आर कितना है, यानी आर यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर, 7 गुना में 7 कर दीजिए क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया है, और एच कितना दिया गया 10 तो 7 कट जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 22 7 154 यानी कि 0, यानी कि 1540 क्या निकल के आ गया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना था। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन को देखना है कितना क्वेश्चन आपने सही करा है, कम से कम 40 क्वेश्चन आपका इसमें सही होना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, यानी कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 12। इसके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ। वैसे देखिए मान फार्मूला नहीं बताऊँगा ना तभी आपका निकल आ जाएगा। देखिए 5 मल्टीपल क्या होगा 12 का, पहला मल्टीपल क्या होगा, यानी कि 12 गुना में 1 ना, यानी कि पहला मल्टीपल हो जाएगा 12। दूसरा क्या है, उसी तरह से दूसरा गुना करूँगा तो 12 गुना में कितना हो जाएगा 24, 12 तिया में 36, 12 चौका में 48, 12 पंचे में 60, यानी कि अब उठा इसका एवरेज, यानी मैं क्या 12 प्लस में 24 प्लस में 36 प्लस में 48 प्लस में 60 करके और बटा में क्या लगा दूंगा मैं 2 लगा दूंगा, 2 नहीं 1 2 3 4 5 है ना, 5 भाग लगाना पड़ेगा। एवरेज में यही होता है ना, एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तभी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और नहीं तो देखिए डिफरेंस तो बिल्कुल सेम है ना, डिफरेंस आपका सेम ही है ना। जब डिफरेंस सेम रहता है ना तो उस कंडीशन में क्या करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर ये आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, देखिए पहला नंबर आपका हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 24, तीसरा 36, चौथा हो जाएगा आपका 48 और चौथा हो जाएगा 60। सब में क्या डिफरेंस बराबर है ना 6 का। अब देखिए यहाँ पर एवरेज निकालेंगे ना, पहला नंबर 12, अंतिम नंबर 60 ले लीजिए, बटा में 2 लगा लीजिए, यानी 72 बटा में 2 काट के कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपका है। और यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ इसके लिए, ठीक है। फार्मूला आपको हमेशा जो काम करेगा आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट
FIRST, फर्स्ट के मल्टीपल ऑफ n, क्या है n, बराबर क्या होता है फार्मूला में हो जाएगा आपका n इंटू में 1 प्लस में k बटा में 2, यह आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला दिया गया आपका। यहाँ पर याद रख लीजिए k और यहाँ याद रख लीजिए अब n, यानी कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 5 है ना, यहाँ पर k बराबर कितना निकल के आ जाएगा, k बराबर निकल के आ जाएगा 5, और यहाँ मल्टीपल ऑफ n, कौन सी संख्या का मल्टीपल, 12 का ना, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन पर, क्या हो जाएगा, n दिया गया ना, तो 12 1 प्लस में k कितना दिया गया 5 ना, 5 बटा में 2, यानी 12 गुना में कितना हो जाएगा 6 बटा में 2, अगर 12 6 72 बटा में कितना हो जाएगा 2, काट कितना है 36 निकल के आएगा। तब भी आपका इस फार्मूले को ही पता होना चाहिए, फार्मूला भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, बहुत अच्छा फार्मूला आपका दिया गया ये। ठीक है, बाद बाकी ये तो मैंने बता ही दिया आपको एवरेज निकालने के लिए, माफ़ कीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, यदि LCM और HCF क्रमशः इतना और इतना है और एक संख्या दिया गया इतना, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, अब LCM, इसके लिए मैंने क्या अदर नंबर का फार्मूला मैंने क्या बता दिया था आपको, बताया था ना आपको, यानी कि LCM इंटू में HCF बराबर में क्या होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर गुना में क्या होता है अदर नंबर। ठीक है, अदर नंबर फार्मूला होता है ना, तो अदर नंबर का फार्मूला इसी से मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, अदर नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा, LCM इंटू में क्या हो जाएगा HCF बटा में क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर पहला FIRST फर्स्ट नंबर, यानी आपका निकल जाएगा 180 गुना में 6 बटा में 30 छक्के 180, माफ़ कीजिएगा मैं गलती बता, ठीक है 36 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर, किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 50 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन गौर से समझ लीजिएगा। देखिए जितना वस्तु का मूल्य है उस पर क्या करता है, प्रिंटेड मूल्य यानी मार्केट मूल्य पर 10% का छूट देता है, तब भी वो लाभ कमाता है। इस क्वेश्चन के लिए आसान सा एक है आपका फार्मूला नहीं है, कंसेप्ट ही आपका है। मान लीजिए मार्केट प्राइस पर क्या करता है, कितना डिस्काउंट देता है 10% का ना, यानी उसका 90% क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, यानी डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलता है, तो सेलिंग प्राइस निकलता है ना, सेलिंग प्राइस निकल गया आपका, और जितना क्रय मूल्य दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करते हैं, कितना परसेंट लाभ दिया गया, यानी 100 प्लस में प्रॉफिट होता है ना, उसको प्रॉफिट परसेंट मैं कर देता हूँ यहाँ पर बटा में 100। ठीक है ना, यानी ये कितना हो जाएगा MP इंटू में 90 बटा में 100 बड़ा कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया 50 दिया गया ना, यहाँ 50 दिया गया है, इसको मैं हटा देता हूँ फिर ठीक से लिखता हूँ यहाँ पर, ये आपका 50 दिया गया है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इंटू में लाभ कितना दिया गया 20% का ना, 120 बटा में 100 कर लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए, 100 कट जाएगा आपका, यानी कितना हो जाएगा MP आपको निकालना है, MP ना मैंने मार्केट प्राइस निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा 50 गुना में 120 बटा में 90 हो जाएगा, ये 90 यहाँ से यहाँ आ गया। अब क्या करना है आपको, सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो निकल के आएगा ना, ये निकल के आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या था आपका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको ये समझना था कि ये हमने कैसे बनाया है। मैंने कैसे निकाला पता आपको ना, ये निकाला मैंने सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है सेलिंग प्राइस, और ये भी मैंने निकाला सेलिंग प्राइस, यानी दोनों मैंने बराबर कर दिया। कॉस्ट प्राइस का हम लोग प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देंगे ना, प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या निकल कर जाएगा सेलिंग प्राइस, दोनों को मैंने सेलिंग प्राइस बराबर कर दिया, बस आप क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे दिया गया है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करे जो 4, 6, 8 से विभाज्य हो, 4, 6, 8 से कटता हो। पहले 4, 6, 8 का क्या निकाल लीजिए LCM, इसका LCM निकालेंगे ना, 8 गुना में 16, 8 3 24 क्या इसका निकाल कर आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। अब 24 का क्या कर लीजिए, आवाज़ गुणनखंड पता कर लीजिए, 2 से निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना आपका 3 आ जाएगा, यानी कह सकता हूँ यहाँ पर 2 गुना में 2 गुना में 3 इतना आ रहा है ना। अब देखिए बोल रहा है का इसका पूर्ण वर्ग यानी कि आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसके लिए क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए ना,
देखिए 2 का पेयर बन गया, क्या 2 का पेयर बना? नहीं बना। तो इसमें एक और हम 2 से गुना कर देंगे ना अपना मन से, इसमें एक और 2 से हम गुना कर देंगे तो पेयर बन जाएगा इसका। और इसमें एक और 3 से गुना करना पड़ेगा, क्यों 1 3 है ना, तो 1 3 और गुना करना पड़ेगा। यानी कि हमने अपने मन से कितना ऐड किया? 2 गुना में 3 ऐड किया ना, यानी 24 तो आपको दिया ही गया है। 24 में 2 गुना में 3 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 24 ना 48, 24 ना 48, 48 दिया में 144। 144 आपका ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ गया। या फिर इसी से आप क्या कर लीजिए, 100 इसको गुना करके देख लीजिए, आपका 144 ही आपका आएगा। ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता करना है जब आपका भुजा दिया गया है ये। इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, अब ये कितना दिया गया? 4 दिया गया ना, 4 गुना में 4 कर लीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 4√3 बन जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में। तो अभी हमने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, जेन्युइनली कमेंट करिएगा जितना आपका सही हुआ है। साथ साथ में आप वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और वहाँ पर सभी बच्चों के पास मैं बोल रहा हूँ टीए आर्मी का टेस्ट आप में होना ही चाहिए। टीए आर्मी का एग्ज़ाम का जो टेस्ट दिया गया है ना, जिसमें कि आपका 30 से 35 सेट दिया गया है ना, मात्र 110 में है। जाइए अभी ज्वाइन करिए और सभी टेस्ट को लगाइए आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।